हमारी पृथ्वी अरबों सालों से अलग अलग तरह के जीवों का घर रही है। ये जीव इतने लंबे समय तक इसीलिए बचे रहे क्योंकि उन्होंने अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक तरीका ढूंढ लिया। ये सुनने में थोड़ा जादू ही लग सकता है, लेकिन जीवन ने स्वयं अपना सृजन करने का रास्ता बना लिया। इसी दूसरे शब्दों में कहें तो जीवों ने प्रजनन करने का, रिप्रोड्यूस करने का तरीका खोज लिया, जिससे वे ऐसी संतानों को जन्म दे सकें जो आगे चलकर स्वयं प्रजनन कर सकें। लेकिन ये प्रजनन वास्तव में होता क्या है? तो प्रजनन नए जीवों को बनाने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा जनक यानी पेरेंट जीव प्रजनन करके संतान को, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। प्रजनन के दौरान जीव अपनी आनुवांशिक जानकारी अपनी संतानों तक पहुंचाते हैं और यह आनुवांशिक जानकारी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। ये तय करती है कि संतान कैसे बढ़ेगी और कैसे विकसित होगी, और इसी तरह लक्षण यानी ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पृथ्वी पर जीव दो मुख्य तरीकों से प्रजनन करते हैं: अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले अलैंगिक प्रजनन को समझते हैं। इसमें संतान को जन्म देने के लिए सिर्फ एक ही जनक की जरूरत होती है। इस वजह से संतान को उसके सारे जीन उसी एक जनक से मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जन्म लेने वाली संतान अपने माता पिता की हूबहू नकल होती है, यानी आइडेंटिकल होती है। कई तरह के सूक्ष्म जीव, पौधे और यहाँ तक कि पशु भी अलैंगिक रूप से प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण जीवाणुओं में देखा जा सकता है। जीवाणु अलैंगिक प्रजनन के एक विशेष प्रकार का उपयोग करते हैं जिसे द्विखंडन बाइनरी फिशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक अकेला जीवाणु बड़ा होता है, अपने जीन की फोटोकॉपी बनाता है और दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक फोटोकॉपी मशीन करती है। कुछ पौधे भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ पौधे अपने शरीर से ही नए छोटे पौधे उगा सकते हैं, जैसे सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स में मुख्य पौधे से छोटे छोटे संतति पौधे उगते हुए देखे जा सकते हैं। इन छोटे पौधों के जीन अपने जनक पौधे जैसे ही होते हैं। अगर आप इन्हें मिट्टी में लगा दें तो ये अपने आप बड़े होने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ पशु भी, कुछ जानवर भी अलैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश की कुछ प्रजातियां कई हिस्सों में बंट सकती हैं और ये हिस्से बाद में एक नई स्टारफिश में विकसित हो जाते हैं। और चूंकि उनमें समान जीन होते हैं, इसलिए प्रत्येक नई स्टारफिश अपने मूल रूप का एक क्लोन होती है। अब जब हमने अलैंगिक प्रजनन को समझ लिया है तो चलिए लैंगिक प्रजनन की ओर बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन के विपरीत लैंगिक प्रजनन में एक के बजाय दो जनक मिलकर एक संतान को जन्म देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि संतान को अपने आधे जीन एक जनक से और आधे जीन दूसरे जनक से मिलेंगे। इसी वजह से लैंगिक प्रजनन से ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं या जिनमें दोनों जनकों की तुलना में जीनों का एक अलग संयोजन होता है। जिस तरह से ये जीन आगे बढ़ते हैं उसकी वजह से दो जनकों से प्राप्त होने वाले जीनों के बहुत सारे अलग अलग संयोजन बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि लैंगिक प्रजनन से जन्म लेने वाली संतानों में भाई बहनों के बीच भी बहुत अधिक आनुवांशिक विविधता होती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए हम अपने पेट्स का उदाहरण लेते हैं। ये डॉग्स भाई बहन हैं, इसलिए उनके जनक एक ही हैं जिन्हें हमने यहाँ बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं। इनमें से एक को इस जनक से जीन मिले जिसकी वजह से इसकी आंखों के ऊपर ऐसे निशान हैं जो भौं की तरह दिखते हैं, जबकि दूसरे में ये निशान नहीं है। और जीनों का यह अंतर सिर्फ बालों या निशानों तक सीमित नहीं होता। यही वह चीज़ है जो हर जीव को खास बनाती है और दूसरों से अलग पहचान देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रजनन के दो तरीके क्या हैं। चलिए जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। तो जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अलैंगिक या लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि जनक और संतान के जीन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो जनक शामिल होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संतानें होती हैं जो किसी भी जनक की तुलना में आनुवांशिक रूप से अद्वितीय होती हैं। इस सब से ये पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी है। चाहे जीवाणु हो, पौधे हों या हमारे पेट्स, सभी में नए जीवन को जन्म देने की अद्भुत क्षमता होती है। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से करोड़ों वर्षों से हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है।